नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि आपको पता है कि इंडिया हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। और आपको यह भी पता है कि जो इंडिया हिस्ट्री है उसके अंदर मुस्लिम साम्राज्य है जो काफी लंबा रहा है। जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने भारत पर काफी लंबे समय तक शासनकाल किया था और उसी शासनकाल को दो भागों में विभाजित किया गया। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यह है आपका मुस्लिम साम्राज्य और इसको दो भागों में अध्ययन की दृष्टि के लिए यहां पर विभाजित कर दिया जाता है और इसे पहले को नाम दिया जाता है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, और दूसरे इस भाग को नाम दिया जाता है मुगल साम्राज्य। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। तो जो मुस्लिम यहां पर साम्राज्य था उसको यहां पर दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या क्या होता है, मुगल साम्राज्य के अंदर क्या होता है। तो मुगल साम्राज्य के अंदर आपको बता दूं कि जो बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, वो सारे जो शासक है वो यहां पर आने वाले हैं मुगल साम्राज्य के अंदर। और ये जो दिल्ली सल्तनत है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे काफी विस्तार से मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूं। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ज्यादा लंबा भी वीडियो नहीं होने वाला है, लगभग आपको आधे घंटे के अंदर सारा है जो ये समझ में आने वाला है। इसका जो निचोड़ है वो निकालकर आपको मैं पूरा आज बताने वाला हूं। तो बस आपको जो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो बातें इस वीडियो के अंदर पूरी हम जानने वाले हैं। तो देखिए, आपको यह पता चल गया कि जो मुस्लिम साम्राज्य थे उसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक को नाम दिया गया दिल्ली सल्तनत, दूसरा जो भाग है ये मुगल साम्राज्य है। इसे कोई विभाजित वैसे नहीं किया गया, इसे बस अध्ययन की दृष्टि से सरल बनाने के लिए विभाजित किया गया है। अगर बात करें हम इनके शासनकाल की कि दिल्ली के जो शासक थे, दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, उन्होंने कितने वर्षों तक राज किया। तो देखिए 320 वर्ष तक इन्होंने यहां पर राज किया और इन्होंने भी लगभग समान ही 316 वर्ष यहां पर राज किया। शासनकाल लगभग इनका समान है। लेकिन यहां पर अगर हम सन की बात करें तो किस सन से लेकर कहां तक इनका शासनकाल चला है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर 1206 से इनका शासनकाल शुरू होता है। 1206 से लेकर यहां पर अगर इन मुगल साम्राज्य के अंत तक की अगर बात करें तो 1857 तक इनका साम्राज्य चलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत है जो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक है इनका शासनकाल होता है। तो इसके अंदर एक अच्छी बात भी यह है कि मुगल साम्राज्य यहां पर काफी शक्तिशाली शासक थे। तो इनकी क्या बात है, देखिए यहां पर दिल्ली सल्तनत के अंदर 320 वर्षों के अंदर यहां पर 5 वंशों ने राज किया था। 5 वंश है जो यहां पर राज इन्होंने किया था। तो और अगर बात करें हम मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य के अंदर बस एक ही वंश था जिसका नाम था मुगल, और वो यहां पर सबसे पहले यहां पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं बाबर। ठीक है, बस आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं यहां पर कंपेयर इसलिए कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपको फिर से बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ दिल्ली सल्तनत की ही बात करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए इन 320 वर्षों में यहां पर 5 वंशों ने यहां पर अपना शासन किया था और इन्हीं 316 वर्षों में यहां पर सिर्फ एक ही वंश ने यहां पर शासन किया था, वो था मुगल। ठीक है, तो इनका जो शासन प्रणाली है इनकी अच्छी थी, शासन जो शक्ति है वो इनकी अच्छी थी। तो अब देखिए यहां पर बात कर लेते हैं कि पहला जो वंश है वो कौन सा है, यहां पर वो कैसे आए थे, वो सारी जानकारी है जो अब हम शुरुआत करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की। जो यहां पर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको यहां पर बताते जाऊंगा कि आपको है जो इस बात पर अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो यहां पर आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत ने कितने वर्षों तक राज किया, तो वो आपको याद रखना है 320 वर्षों तक। और दिल्ली सल्तनत का समय काल भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का समय काल रहा है और इतने समय काल के बीच में 5 वंशों ने यहां पर राज किया था। उन वंशों के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले वंश के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहला जो वंश है उसके बारे में। तो इसे कहा जाता है गुलाम वंश। तो देखिए इस गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो इसका नाम है जो गुलाम वंश क्यों पड़ा है उसकी भी बात कर लेते हैं। गुलाम वंश का सबसे पहला शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इनके सबसे पहले शासक होते हैं दिल्ली सल्तनत के, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की है।
तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन होते हैं? देखिए, अफगानिस्तान का एक राजा होता है, अफगानिस्तान का एक जो प्रांत है घोर, उसका एक राजा होता है जिसका नाम होता है मुहम्मद गोरी। मुहम्मद गोरी जो वहां का शासक होता है, वो क्या करता है, भारत के अंदर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भारत आता है। ठीक है, ये यहां पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने जब ये भारत में आता है तो इसके साथ है जो ये अपना एक गुलाम भी लेकर आता है, जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये दोनों क्या करते हैं कि दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं, और ये घटना है 1191 की। ठीक है, 1191 में जब यहां इन्होंने आक्रमण किया तो यहां का शासक था पृथ्वीराज चौहान, यहां के शासक थे। तो इन्होंने 1191 में यहां पर आक्रमण किया, तो इन्होंने क्या किया, इन्हें हरा दिया, तो इनकी यहां पर हो गई हार। लेकिन अभी भी ये हार नहीं मानी है, इन्होंने एक बार फिर से दिल्ली पर आक्रमण किया, और ये घटना है 1192 की। लेकिन अब क्या होता है कि इस दूसरी बार जब इन्होंने आक्रमण किया तो इनकी जीत हो जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब इनकी यहां पर दिल्ली सल्तनत पर अब इनका शासन है, इनका राज है। तो ये क्या करते हैं, मुहम्मद गोरी है जो वापस अपने प्रांत को जाते हैं, और दिल्ली की देखरेख के लिए ये यहां पर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां पर छोड़कर चले जाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है कि 1192 से 1206 तक है जो यहाँ के जो राजा तो है, ये कौन है, ये मुहम्मद गोरी ही रहते हैं। सॉरी, यहाँ पर घोर है, मोहम्मद गोरी रहते हैं। तो 1192 से 1206 तक ये यहाँ पर मोहम्मद गोरी शासक रहते हैं। हालांकि ये यहाँ पर राज नहीं करते हैं, अपने प्रांत को चले जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो शासन है इन्हीं के नाम से चलता है। लेकिन 1206 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है, मुहम्मद गोरी की 1206 के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या होता है कि इनका जो गुलाम है वो अपने आप को दिल्ली का सम्राट मान लेता है, बना देता है, और यहां का अब सम्राट बन गया है 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मैंने आपको बता दिया है कि देखिए यहां इनका शासनकाल है जो 1206 से 1290 तक चला है। तो देखिए 1206 से 1290 तक इनका शासनकाल चला है गुलाम वंश का। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो मैं इसे मिटा देता हूं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, कहां से आया है, और इस वंश का नाम गुलाम वंश क्यों रखा गया। तो चलिए बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है जो ये यहाँ पर शासन करते हैं 1206 से 1210 तक, यानी कि 4 वर्ष। 4 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया, और 4 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो अब क्या होगा, तो इन्होंने जब 4 वर्ष यहां पर शासन किया तो इनके क्या होते हैं कि एक इनका होता है पुत्र, एक होती है पुत्री। तो ये हो गई इनकी पुत्री, ये हो गया इनका पुत्र। ठीक है, तो देखिए ये इनका पुत्र था। तो क्या होता है कि इसकी जो ये पुत्री है इसकी शादी होती है इल्तुतमिश से। किससे होती है, इल्तुतमिश से इनकी शादी हो जाती है जो इनकी पुत्री है। और इनका ये जो पुत्र है इसका नाम होता है आराम शाह, यानी कि ये आराम करने वाला ही है। इनका जो शासन प्रणाली है ये अच्छी नहीं है, ये अपने शासन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, आराम ही करता रहता है। तो अब देखिए क्या होता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जो 4 साल राज करने के बाद, शासन करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ का शासन कौन करेगा, यहाँ पर शासन कौन करेगा। तो क्या होता है कि ये जो इनकी कुतुबुद्दीन की पुत्री है, इनके जो पति है इल्तुतमिश, इनको पता है कि अब है जो शासक यहाँ का कौन बनने वाला है, आराम शाह, जो इनको मंजूर नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इस पर हमला करते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु होने के बाद यहाँ के अब गुलाम वंश के शासक बनते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश यहाँ पर यह घटना है 1210 की ही है, यानी कि इनकी मृत्यु होने के बाद तुरंत ये इन पर हमला करते हैं और ये खुद है जो यहाँ के शासक बन जाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, बात कर लेते हैं इल्तुतमिश की। तो यहाँ पर गुलाम वंश की बात करें तो सबसे प्रतापी शासक
प्रतापी शासक है जो गुलाम वंश का, वो होते हैं इल्तुतमिश। और देखिए इन्होंने गुलाम वंश की जो राजधानी थी लाहौर, लाहौर से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। मैंने ये आपसे कह दिया है कि जो गुलाम वंश है उसके सबसे प्रतापी शासक है जो इल्तुतमिश है। तो अब क्या होता है, देखिए इल्तुतमिश की एक पुत्री होती है, मैं इसे मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। गुलाम वंश है जो 1206 से 1290 तक इनका शासनकाल रहा है। बात कर रहे हैं गुलाम वंश की स्थापना इसकी की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था वो सारी बात आपको समझ में आ गई है। 4 वर्ष तक इन्होंने राज किया। इनके 4 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके जो दामाद है इन्होंने इनके पुत्र पर आक्रमण किया और इसे मार दिया गया। फिर ये यहाँ के शासक बने और इल्तुतमिश है जो गुलाम वंश के सबसे प्रतापी शासक है। और अब हम है जो इल्तुतमिश की ही बात करने वाले हैं, तो इसे मैं मिटा देता हूं। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ के शासक है जो इल्तुतमिश है और ये यहाँ पर शासन कर रहे हैं और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के उपरांत देखिए इनकी एक पुत्री है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ का शासन भार है जो कौन संभालेगा, तो यहाँ पर इनकी पुत्री है जो यहाँ पर शासक बनती है। लेकिन क्या होता है कि जो यहाँ की प्रजा है उन्हें ये मंजूर नहीं है कि मुस्लिम लड़की है जो हमारे ऊपर शासन चलाए। तो यहाँ की जनता है जो इनकार कर देती है कि हम है जो इनके शासन के नीचे नहीं रहेंगे, इनकी हुकूमत यहाँ पर नहीं चलने वाली है। तो देखिए क्या करती है कि इल्तुतमिश की जो पत्नी है वो कुछ समय तक यहाँ पर राज करती है कि चलिए मैं यहाँ पर का शासन भार है जो संभालूंगी। लेकिन यहाँ पर जो शासन है जो डगमगा चुका है। तो देखिए क्या होता है कि जो भटिंडा है जो कहां पर पड़ता है, पंजाब में। तो देखिए ये है पंजाब और पंजाब का एक प्रांत है भटिंडा, सॉरी भटिंडा, पंजाब का एक प्रांत है भटिंडा। वहां का एक शासक आता है और उसका नाम होता है मलिक अल्तुनिया। तो देखिए पंजाब है जो उसका एक प्रांत है भटिंडा, वहां का एक जो शासक होता है मलिक अल्तुनिया, वो क्या करता है, जो ये पुत्री होती है इसका नाम होता है रजिया। तो आपको यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो भारत का शासनकाल है उसमें मुस्लिम लड़की शासक या फिर मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो वो है यहां पर रजिया सुल्तान कहा जाता है उसको। रजिया सुल्तान है जो किसकी पुत्री है, इल्तुतमिश की पुत्री है। और ये इन पर क्या करता है, आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद इनकी जीत हो जाती है, रजिया सुल्तान की हार हो जाती है। तो रजिया सुल्तान क्या करती है, इसी से अपना विवाह कर लेती है। किससे कर लेती है, मलिक अल्तुनिया से ये क्या कर लेती है, विवाह कर लेती है। तो रजिया सुल्तान के पति हो गए मलिक अल्तुनिया, जो यहाँ पर अब है जो शासन भार संभालते हैं। तो अब यहाँ के राजा हो गए मलिक अल्तुनिया। इनके बाद भी जो शासक आए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए बात करें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश का इंपॉर्टेंट शासक है जो बस इतने ही हैं। अब अगला हमारा वंशज आने वाला है वो है देखिए खिलजी वंश।